नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द साइंस एज वर्ल्ड। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बायोलॉजी का एक न्यू टॉपिक मानव में पाचन डाइजेशन इन ह्यूमन स्टार्ट करने वाले हैं। आरबीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 12th बायोलॉजी का टॉपिक है, जबकि एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 11th बायोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये कौन सी क्लास का टॉपिक है। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, शायद ही ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा जिसमें बायोलॉजी का पोर्शन हो और इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो। हम मानव में पाचन डाइजेशन इन ह्यूमन के इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास जो क्वेश्चंस आता है वो यही है कि पाचन किसे कहते हैं, व्हाट इज डाइजेशन। ठीक है, अगर हम बात करें पाचन की तो किसे कहेंगे हम पाचन। एक सिंपल सी डेफिनेशन होगी इसकी कि हमारे द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक जो भोजन है उसको सरल विसरणीय अवशोषण योग्य कार्बनिक भोजन में या कार्बनिक पदार्थ में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन। ठीक है, इस प्रक्रिया में जो एंजाइम्स काम में आते हैं वो होते हैं हाइड्रोलाइजेज एंजाइम, जल अपघटने एंजाइम। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से बन सकती है कि पाचन वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जल अपघटने एंजाइमों की सहायता से जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों को सरल अवशोषण योग्य भोज्य पदार्थों में बदला जाता है। ठीक है, अब सरल अवशोषणीय भोज्य पदार्थों में बदला जाता है तो हम इसको एक रिएक्शन के रूप में समझ सकते हैं कि हमारा जो भोजन है जो हम ग्रहण करते हैं वो जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स रूप में होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में होता है वो भोजन। ठीक है, जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे कि वो हो सकता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स के रूप में हो सकता है या फैट के रूप में हो सकता है। ठीक है, अब पाचन तंत्र क्या करता है, जल अपघटने हाइड्रोलाइजेज एंजाइमों की सहायता से उसको किस में बदल देता है, छोटे छोटे सरल कार्बनिक पदार्थ के अणुओं में। ठीक है, जल अपघटने एंजाइम हाइड्रोलाइजेज जल अपघटनीय एंजाइम, इनकी सहायता से ये क्या करता है, हमारा पाचन तंत्र भोजन को सरल विसरणीय अवशोषण योग्य कार्बनिक पदार्थ में बदल देता है। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट बदलकर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा जल अपघटने एंजाइमों की सहायता से तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटीन का अगर पाचन होगा तो अमीनो अम्ल, एमिनो एसिड। ठीक है, और अगर फैट का पाचन हो रहा है तो फैटी एसिड, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। तो इस तरह से इनका क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। ठीक है, अर्थात भोजन का जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है वो सरल विसरणीय अवशोषण योग्य कार्बनिक पदार्थों में बदल जाता है। अब ये सरल विसरणीय अवशोषण योग्य कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, अगर हम इनको देखें तो सरल का मतलब तो सिंपल, जो जटिल से सिंपल में बदल गए, छोटे हैं। ठीक है, और विसरणीय का मतलब है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के ऑटोमेटिक जा रहे हैं। ठीक है, विसरणीय, जबकि ये विसरणीय नहीं होता। ठीक है, विसरणीय छोटे पदार्थ होते हैं तो आसानी से विसरण दर्शाते हैं। अवशोषण योग्य अर्थात कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण हमारे ब्लड द्वारा नहीं होता। ठीक है, हमारे जो अगर हम फूड की बात करें कि फूड हम क्यों ले रहे हैं, ठीक है, क्या रीज़न है कि हम फूड ले रहे हैं, वाई यू नीड फूड। ठीक है, हमको फूड की नीड क्यों है, क्यों ज़रूरत है हमको फूड की, खाना हमको क्यों खाना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी को
एनर्जी मिल सके। खाना हमारी बॉडी को क्या देता है? एनर्जी देता है। ठीक है, यही आंसर होगा ना। हमको फूड क्या देता है? एनर्जी देता है, ताकि हमारी जो सेल्स है वो क्या कर सके? ग्रोथ कर सके, डिवीजन कर सके। हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं वो फंक्शंस एनर्जी से ही परफॉर्म हो पाते हैं। और वो एनर्जी हमको कौन प्रोवाइड करता है? फूड। फूड एनर्जी नहीं है, लेकिन फूड से एनर्जी गेन की जाती है। ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू सेल्स क्या करती है? माइटोकॉन्ड्रिया में फूड को बर्न करती है। ठीक है, और बर्न करने के बाद उससे एनर्जी रिलीज करवाती है, और उस एनर्जी से हमारी बॉडी के जो भी फंक्शंस है वो परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो फूड हमको एनर्जी देता है। फूड की नीड हमें क्यों है? एनर्जी के लिए। मतलब हमारे पास जो फूड है वो फूड किसके रूप में होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थों को। फूड हमारा फ्यूल होता है, इसी से हमारा जो भी बॉडी के फंक्शंस है वो चल पाते हैं। सारे बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो किसकी वजह से चल पाते हैं? फूड की वजह से, है ना। तो फूड की नीड हमें इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस हमको परफॉर्म करवाने हैं। हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एनर्जी के लिए हमको फूड चाहिए होता है। ठीक है, अब जो फूड है हमारा, वो फूड के अंदर जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो या तो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होते हैं, फैट होता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स होता है। डायरेक्ट ब्लड इनको सेल्स के पास नहीं ले जा सकता, तो पहले इनको सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, सारे के सारे कार्बनिक पदार्थ हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाले। अब इन कॉम्प्लेक्स कार्बनिक पदार्थों को सिंप्लेक्स या सिंपलेस्ट कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब भी कार्बनिक पदार्थ है। बाद में इनका फ्यूल के रूप में काम आएगा और सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। कोशिकाओं में क्या होगा? कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया स्लीपर लाइक इस तरह का छोटा सा सेल ऑर्गेनेल्स होता है। ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या करता है? ये फूड का जो ग्लूकोज है इसको गेन करता है, और इस ग्लूकोज को ये किस में कन्वर्ट कर देता है? CO2 प्लस H2O में। इस प्रक्रिया में इसको ऑक्सीजन की भी नीड होती है। ठीक है, तो कुल मिला के बात है ये बर्न होकर CO2 प्लस H2O में बदल जाता है, और यहाँ पर हमको मिल जाती है एनर्जी। ठीक है, ये प्रक्रिया कहलाती है सेलुलर रेस्पिरेशन। जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में बर्न हो रहा है, और हमको क्या प्रोवाइड करवा रहा है? एनर्जी। और इसके बाय प्रोडक्ट के रूप में हमको मिल रहा है CO2 और H2O। H2O का यूज हमारी बॉडी खुद कर लेती, और CO2 को हम बाहर की तरफ क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम फूड गेन करते हैं। और फूड के मेन कंपोनेंट हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये डायरेक्ट अवशोषण नहीं हो पाते हमारे ब्लड में, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? इनका डाइजेशन करना पड़ता है। डाइजेशन में कौन से एंजाइम्स हेल्प करते हैं? जल अपघटने एंजाइम। ठीक है, यहाँ तक की प्रोसेस समझ में आ गई कि डाइजेशन क्या होता है और हमको फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, तो हमारा जो डाइजेशन है, ये जो प्रोसेस है डाइजेशन है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट होता है। ठीक है, ये भी जो हम बोल रहे हैं कि हमारा जटिल कार्बनिक पदार्थ जो भोजन है, जटिल कार्बनिक भोजन ये सरल कार्बनिक पदार्थ में कहाँ पे बदलता है? तो पाचन की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? पाचन प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण हमारे भ्रूणीय विकास के दौरान हमारी एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से होता है। भ्रूणीय एंडोडर्म से, सॉरी, पाचन तंत्र का निर्माण हमारे भ्रूणीय एंडोडर्म से होता है। ठीक है, एक्चुअली हमारे जो भ्रूणीय विकास है उस दौरान हमारे पास एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, 3 प्रकार के भ्रूणीय जो डर्म्स का निर्माण होता है। उनमें से भ्रूणीय एंडोडर्म से पाचन तंत्र का निर्माण होता है। हमारे पाचन तंत्र में मुख्यतः 2 भाग होते हैं। अगर हम पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र का निर्माण 2 भागों से मिलकर होता है। इसका पहला भाग होता है आहार नाल, और इसका जो दूसरा भाग होता है वो होता है पाचन ग्रंथियां। ठीक है, तो
पाचन तंत्र में मुख्यतः दो भाग होते हैं, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। आहार नाल को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल और पाचन ग्रंथियों को हम कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारे पाचन तंत्र का निर्माण दो भागों से मिलकर होता है, आहार नाल प्लस पाचन ग्रंथियां। आहार नाल की बात करें तो आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक फैली हुई रहती है, बीच में डिफरेंट भाग होते हैं, आमाशय, आंत्र वगैरह। ठीक है, हमारा जो आहार नाल है उसकी संरचना हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, हमारी आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक स्थित होती है, माउथ से एनस तक, माउथ टू एनस। अर्थात हमारा फूड को कौन गेन करता है? मुख द्वारा हम फूड को गेन करते हैं और उसके बाद में उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको गुदा द्वारा हम बाहर क्या कर देते हैं? बाहर त्याग देते हैं। ठीक है, अर्थात हमारा फूड वन वे डायरेक्शन में काम करता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या आहार नाल, ये वन वे डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, एक ही डायरेक्शन में कार्य करती है। इस प्रकार का जो आहार नाल होता है उसको पूर्ण विकसित आहार नाल बोला जाता है। तो मनुष्य के आहार नाल किस प्रकार की आहार नाल होती है? पूर्ण विकसित आहार नाल। कुछ निम्न जीवों में, जैसे कि हम बात कर सकते हैं हाइड्रा की, ये हाइड्रा इस तरह का एनिमल होता है। हाइड्रा की बात करें तो इसमें एक ही छिद्र के द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है और बाद में डाइजेशन के बाद में जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसी छिद्र के द्वारा बाहर त्यागा जाता है। ठीक है, तो एक ही छिद्र के द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाएगा और उसी छिद्र के द्वारा उसको बाहर इजेक्ट किया जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि एक ही छिद्र में मुख और गुदा का कार्य करता है। ऐसी आहार नाल को हम क्या कहेंगे? अपूर्ण आहार नाल। ठीक है, और इसमें जो पाचन तंत्र है वो टू वे डायरेक्शन में कार्य करता है। ठीक है, दो डायरेक्शन होती है, एक डायरेक्शन से फूड गेन करता है और उसी पाइप के थ्रू ये अपोजिट डायरेक्शन में फूड को इजेक्ट करता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको इजेक्ट करता है। ठीक है, तो टू वे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, टू वे डाइजेशन वाला जो सिस्टम होता है वो है अपूर्ण आहार नाल का उदाहरण, जैसे कि हाइड्रा। और मनुष्य का पाचन तंत्र किस प्रकार का पाचन तंत्र होता है? वन वे डायरेक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और इस प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आहार नाल होती है वो पूर्ण विकसित होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर तो पाचन तंत्र में जो हमारा जो पाचन ग्रंथियाँ, ठीक है, ये मेनली 3 टाइप्स की पाचन ग्रंथियाँ हैं। हमारे पाचन तंत्र में मेनली 3 टाइप्स की पाचन ग्रंथियाँ होती। एक तो होती है हमारे पास में लार ग्रंथियाँ, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर होती है हमारे पास में यकृत भी एक प्रकार की पाचन ग्रंथि है। ठीक, और तीसरी है हमारे पास में अग्नाशय। लार ग्रंथियां जिनको सिलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, ये लार ग्रंथियां लार का स्त्रावण करती है जो भोजन का पाचन में सहायक होती है। यकृत पित्त रस का स्त्रावण करती है जो भी भोजन के पाचन में सहायक होती है। अग्नाशय विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का स्त्रावण करता है, अग्नाशय रस जिनको बोलते हैं हम। ठीक है, तो कुल मिला के बात है हमारे पास 3 प्रकार की पाचन ग्रंथियां हैं। लार ग्रंथियां जिनको सिलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, सिलाइवरी ग्लैंड्स। मनुष्य में 3 जोड़ी सिलाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियां होती है। यकृत के बारे में भी हम देखेंगे कि मनुष्य की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, ये कैसी होती है? यकृत होती है। ये सारी की सारी जो भी पाचन ग्रंथियां होती है बहिस्रावी ग्रंथियां होती है, और इन पाचन ग्रंथियों के द्वारा जो स्त्रावित होने वाले केमिकल्स है, इनके द्वारा जो स्त्रावित होने वाले जो पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ, उन रासायनिक पदार्थों को क्या कहते हैं हम? उन रासायनिक पदार्थों को हम कहेंगे एंजाइम। इनके द्वारा स्त्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थों को हम क्या कहेंगे? एंजाइम। ठीक है, पाचन ग्रंथियां किस प्रकार की ग्रंथियों का उदाहरण है? बहिस्रावी, एक्सोक्राइन्स ग्लैंड। बहिस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण है। ठीक है, इनके अलावा हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां भी होती, और अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो स्राव है वो क्या कहलाते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव कहलाते हैं हार्मोन्स। ठीक है,
तो ये आज के लेक्चर में हमने पाचन तंत्र का परिचय पढ़ा है, इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो मानव का आहार नाल है उसका जो संरचना है, किस प्रकार से मानव की आहार नाल होती है, उसकी संरचना, उसकी बाह्य संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।